आदेश 32 नियम 3 इस पे बात चल रही थी। इससे पहले कहा गया था कि आदेश 32 के अंतर्गत अवयस्क और विकृत चित्त इनके द्वारा और इनके विरुद्ध वाद लाने की प्रक्रिया ये दी गई है और अवयस्क के खिलाफ आप कोई मुकदमा उसके वादार्थ संरक्षक या वाद मित्र इसे नियुक्त किए बिना ला ही नहीं सकते। अगर ले भी आए तो आगे के उपबंध ये कहेंगे कि उस मुकदमे में कोई आदेश ये पारित हो जाए, डिग्री भी हो जाए, तो भी डिग्रीदार कुछ हासिल कर ही नहीं पाएगा। और अगर अवयस्क की ओर से आता है तब तो मुकदमा आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड वो फाइल कर ही नहीं पाएगा। नियम एक ही कह रहा है कि अवयस्क वाद ला तो सकता है, लेकिन वाद मित्र के द्वारा वो स्वयं अपनी हैसियत में, अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मुकदमा लाना चाहेगा तो अवयस्क ऐसा कर ही नहीं पाएगा। तो दोनों दशाओं में अवयस्क को वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक इसकी नियुक्ति की जरूरत है। तो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, यह आदेश 32 नियम 3 ये बता रहा था। नियम 1 ये कह रहा था कि जहां प्रतिवादी अवयस्क, यानी नियम 3 उस दशा की बात कर रहा है जबकि अवयस्क पर मुकदमा आया है, क्योंकि अवयस्क मुकदमा लाया है तो नियम 1 है। हाँ, अवयस्क के खिलाफ मुकदमा आया है तब वादार्थ संरक्षक नियुक्त करने की जरूरत यह हो सकती है। अवयस्क के लिए आएगा तो आएगा ही नहीं, पहले ही कोई ना कोई नेक्स्ट फ्रेंड होगा ही होगा। लेकिन अवयस्क के खिलाफ है तब सूट के लिए गार्जियन या अपॉइंट करने की या नेक्स्ट फ्रेंड ये अपॉइंट करने की जरूरत है। तो कह रहा है जहां प्रतिवादी अवयस्क है वहां न्यायालय उसकी अवयस्कता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करेगा कि जिसके लिए संरक्षक या नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त करने की बात हो रही है वो अवयस्क है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति अवयस्क हो ही ना और उसके लिए नेक्स्ट फ्रेंड ये नियुक्त हो जाए, तो उसके अपने वाद लाने के या अपनी प्रतिरक्षा करने का जो उसका अपना हक है उसी पर प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति अपने हित की जितनी अच्छी प्रतिरक्षा करेगा उसके हित की उतनी अच्छी प्रतिरक्षा अन्य कोई भी नहीं कर सकता। जहां तक अवयस्क या ल्यूनेटिक पर्सन यानी विकृत चित्त इसका प्रश्न है तो वो अपनी प्रतिरक्षा कर ही नहीं सकता, उसके बाद क्षमता नहीं है। इसलिए कानून उसका नेक्स्ट फ्रेंड या वाद मित्र इसे नियुक्त करने की बात कर रहा है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले न्यायालय इस बात पर अपना समाधान करेगा कि जिसके लिए वाद मित्र नियुक्त करने की बात चल रही है वो अवयस्क है भी या नहीं, और इसके लिए प्राइमा फेसी उसकी अवयस्कता के तथ्य को प्रदर्शित करने वाला कोई दस्तावेज ये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कुछ तो ऐसा लाएंगे आप, दस्तावेज ना हो तो कम से कम आपका कथन हो कि वो अवयस्क है, और उसके आधार पर न्यायालय अपना समाधान करेगा। समाधान करने के तरीके क्या होंगे ये यहां नहीं लिखा है,
इसका मतलब न्यायालय का इस संबंध में डिस्क्रिशन है, उसे विवेक प्राप्त है कि वो अपना समाधान किस तरह करता है। लेकिन उसका समाधान हो जाने पर कि संबंधित व्यक्ति अवयस्क है, प्रक्रिया आगे चल पड़ेगी। और आगे की प्रक्रिया में कह रहा है कि अवयस्क के नाम में और उसकी ओर से यह वादी द्वारा किए गए आवेदन पर, यानी वादी स्वयं आवेदन कर सकता है कि आप अवयस्क के लिए संरक्षक की नियुक्ति या वाद मित्र की नियुक्ति ये कर दें। और वादी अगर इस प्रकार का आवेदन नहीं करता है तो आवेदक के नाम में और उसकी ओर से काम करने के लिए न्यायालय स्वयं अपनी ताकत से ये किसी के भी आवेदन पर वाद मित्र की नियुक्ति कर सकता है, क्योंकि वादार्थ संरक्षक ये जब अवयस्क वाद लाता है तब उसकी नियुक्ति होती, तो वाद मित्र नहीं, सॉरी, वादार्थ संरक्षक प्रतिवादी के लिए और वाद मित्र उस दशा में, ठीक है ना। तो ये नियुक्तियां हो सकती, काम दोनों के एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी शुद्धता के दृष्टिकोण से ये समझ लेना चाहिए कि नेक्स्ट फ्रेंड कब और गार्जियन कब, काम तो एक ही रहेगा, अवयस्क के लिए या उसके हित के लिए काम करना। तो काम के दृष्टिकोण से कोई भेद, कोई अंतर ये नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी शुद्धता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात क्लियर रहनी चाहिए। अब कहता है कि ऐसा आवेदन, यानी जो संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन किया जाएगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी और वो कैसे किया जाएगा। तो कहता ऐसा आवेदन इस तथ्य को सत्यापित करने वाला जो शपथ पत्र है उससे समर्थित होगा, यानी ऑन एफिडेविट आप कहकर आएंगे, और क्या कि जो बातें बाद में विवादग्रस्त हैं उनमें जो हित अवयस्क का है उस हित के प्रतिकूल कोई हित प्रस्थापित संरक्षक का नहीं है और वह ऐसे नियुक्त किए जाने के लिए ठीक व्यक्ति है। बाद में जो बातें विवादग्रस्त हैं उन बातों में जो अवयस्क का हित है उससे प्रतिकूल कोई हित किसी गार्जियन का नहीं है, ये आप आवेदन के साथ एफिडेविट शपथ पत्र पर कह के आएंगे। और शपथ पत्र पर आप कुछ कह के आए न्यायिक कार्यवाही में और वो अंततः झूठ पा लिया गया, तो आपकी जो दशा होने वाली है, ठीक है, वो किसी से छुपी नहीं है। फिर जो पुरानी आईपीसी में सेक्शन 193 मिथ्या साक्ष्य गणना और मिथ्या साक्ष्य देना, वो भी न्यायिक कार्यवाही में, उन सेक्शंस के अंतर्गत आपको सजा ये भी हो सकती है। इसलिए एफिडेविट पर सही आपको बोलना ही पड़ेगा। और वट एवर एप्लीकेशन यू विल बी फाइल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, गार्जियन, उसमें इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे कि जो प्रपोज्ड गार्जियन आप बता रहे हो उस प्रपोज्ड गार्जियन का भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नाम तो आप सुझा रहे हो। तो आप इस बात का एफिडेविट दो कि जो बातें बाद में विवादग्रस्त हैं, बात जो बाद में विवादग्रस्त है वो ये कि वादी मुकदमा लाए कि अवयस्क ने मकान पर अवैध कब्जा कर रखा है। तो जो बातें विवादग्रस्त हैं उनमें जो अवयस्क का हित है उससे प्रतिकूल हित उस प्रस्थापित संरक्षक का नहीं है। ऐसा ना हो कि जिसे आप प्रपोज कर रहे हो
अवयस्क का संरक्षक वो स्वयं उस पर कब्जे का दावा करता हो, उसी मकान पर जिस पर अवयस्क कब्जे में बना हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो अवयस्क की ठीक प्रतिरक्षा करेगा ही नहीं, और जब अवयस्क की ठीक प्रतिरक्षा नहीं करेगा तो आप तो मुकदमा जीत ही जाएंगे और अवयस्क के हित को नुकसान होगा, और फिर जो डिग्री पारित होगी अवयस्क के विरुद्ध, तो जब तक यह साबित ना हो जाए कि आपने ये कपट किया था, तब तक वो डिग्री कानून के दृष्टि से एकदम ठीक है। क्योंकि अवयस्क के खिलाफ मुकदमा लाने की जो प्रक्रिया है उससे वो मुकदमा लाया गया और उसमें वो डिग्री पारित हुई, तो ये डिग्री इन्फोर्स हो जाएगी माइनर के खिलाफ, और हमेशा उस कपट को सामने लाना संभव नहीं होता। जो कपट प्रोसीडिंग्स में हुए हैं, और अगर संभव भी हो तो भी उसमें कठिनाई ये तो होने वाली है। इसलिए अवयस्क के हित की सुरक्षा के लिए प्रारंभ में ही उन्होंने कहा कि ऑन एफिडेविट आप कहकर आएंगे। अब आप कहेंगे ऑन एफिडेविट कर देंगे तो कौन सी इजीनेस हो जाएगी, लेकिन कम से कम आपके दिमाग में एक डर तो रहेगा कि अगर आगे ये कपट सिद्ध हो गया कि आपने उस व्यक्ति की वादा और संरक्षक नियुक्ति कराई है जिसका हित वाद में विवादग्रस्त जो बातें थी उनमें जो अवयस्क का हित था उससे विरोध में था, तो सिर्फ डिग्री पलट जाएगी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वो आदेश जो अवयस्क के खिलाफ पारित हुए वे पलट जाएंगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी स्थिति ये भी थोड़ी दुखद और कष्टकर हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके खिलाफ क्रिमिनल लिटिगेशन प्रारंभ होंगे। तो आपके मन में डर यही उत्पन्न किया जा सकता है कानून के माध्यम से। बाकी कानून आपको रोक कहां से लेगा? रोक तो कानून सकता ही नहीं आपको। अगर आप कुछ करने का तय कर लेंगे तो आप करेंगे। कानून की भूमिका आपके करने के बाद, ठीक है, यह प्रारंभ होती है। कानून और नैतिकता में जो फर्क किया जाता है वो ये भी है कि नैतिकता आपके आंतरिक आचरण को विनियमित करती है। नैतिकता यह तय करती है कि आप कुछ करोगे या नहीं करोगे। कानून आपके आचरण को आंतरिक तौर पर विनियमित नहीं कर सकता। कानून आपके बाह्य आचरण को विनियमित करता है। आप जो कुछ करोगे वो जब कर दोगे तभी कानून की भूमिका शुरू होगी। आप चोरी करने का संकल्प करो, मौका न मिल पाए और चोरी न करो तो कानून आपका कुछ नहीं कर सकता, भले ही वो ये जानता है कि आप चोरी करने ही आए थे। आप बहुत सारी पिक्चरें देखते हैं जिसमें पता है कि ये व्यक्ति चोरी करने ही आया है, लेकिन पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसने चोरी कर नहीं ली। लेकिन नैतिकता ये तय करेगी कि आप चोरी करने का निर्णय करोगे या चोरी करने का निर्णय नहीं करोगे। तो कानून और नैतिकता में फर्क यही है। तो कानून तो सिर्फ डर पैदा कर सकता है कि ताकि आप गलत काम से दूर रहो। तो यहां भी उसने यही कहा कि ऐसा आवेदन शपथ पत्र से समर्थित होगा और उस शपथ पत्र में आप ये उल्लेख करके चलोगे कि जो प्रस्थापित संरक्षक है उसका कोई हित, वाद में जो विवादग्रस्त बातें हैं उनमें जो अवयस्क का हित है उससे विरोध में नहीं। यह बात आप कहकर चलोगे, क्योंकि अगर प्रस्थापित संरक्षक का अपना हित अवयस्क के हित के विरोध में होगा
उन विवादग्रस्त बातों में, तो वो अवैध की प्रतिरक्षा नहीं ही करेगा। ये लगभग तय है, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति से राम होने की उम्मीद करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। केवल राम ही ये कह सकते हैं कि उनका भाई मूर्छित पड़ा हो और ये तय हो कि सुबह उसकी मौत हो जाएगी, और फिर भी शत्रु पक्ष का अगर चिकित्सक ये पूछे कि मेरा धर्म क्या है, क्या हमें आपके भाई का इलाज करना चाहिए जबकि हम आपके शत्रु के डॉक्टर हैं, तो राम ही ये कह सकते हैं कि डॉक्टर का धर्म मानवता के प्रति होता है। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हो कि नहीं करना चाहिए तो आप फ्री हो, आप जा सकते हो, मत करिए। तो अपने हित के विरुद्ध इस प्रकार का निर्णय राम तो ले सकते हैं लेकिन हर व्यक्ति ले लेगा इसकी उम्मीद नहीं है। और कानून सामान्य व्यक्तियों के लिए बनना है, और सामान्य के लिए भी नहीं, कानून दुष्ट व्यक्तियों के लिए बनना है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी नहीं बनना है। धूर्तों के लिए, कमीनों के लिए, दुष्टों के लिए, कोई अच्छे आदमियों के लिए। इसका जो पालन करता है वो न्यूनतम अच्छा आदमी है, न्यूनतम। क्योंकि इसका पालन ना करे तो फिर डंडे ये पड़ेंगे, इसलिए पालन कर रहे हो। और जैसे ही मौका मिलता है वैसे नहीं करते हो। जहां भी स्थिति ये दिखाई देती है कि कानून का अपालन करने पर भी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी निगाह आप पर नहीं होगी और कुछ नहीं होगा, तो वैसे ही कानून का अपालन करने से चूकते नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि समाज में जो इसका पालन कर भी रहा है वो भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है, वो भी बस मिनिमम अच्छा आदमी है, क्योंकि उससे बस नीचे आते ही बुरा आदमी हो जाएगा। पास हुए लेकिन 33% से बस 1% की कमी हो जाए फेल हो गए, तो यहां हर बात लिखनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसका हित अवैध के विरोध में हो। और फिर कहता है कि कोई भी आदेश इस नियम के अधीन किए गए आवेदन पर तब तक के सिवाय नहीं किया जाएगा जब तक कि अवैध के किसी ऐसे संरक्षक को जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित है, जो इस निमित्त सक्षम है, या जहां ऐसा संरक्षक नहीं है वहां अवैध के पिता, या जहां पिता नहीं है वहां माता को, या जहां पिता या माता नहीं है वहां अन्य नैसर्गिक संरक्षक को, या जहां पिता, माता या अन्य नैसर्गिक संरक्षक नहीं है वहां उस व्यक्ति को जिसकी देखरेख में अवैध सूचना दी गई है, और जिस किसी व्यक्ति पर इस उपनियम के अधीन सूचना तामील की गई है उस व्यक्ति की ओर से किया गया कोई आक्षेप ये सुन नहीं लिया गया है। अब प्रक्रिया बता रहा है, आवेदन कैसे करोगे और आवेदन में किन तथ्यों का उल्लेख होगा ये उसने उपनियम 3 में बताया। और जब उपनियम 3 में बताए गए तरीके से आवेदन हो जाएगा तो उपनियम 4 में वो उस प्रक्रिया का उल्लेख कर रहा है जिसे स्वयं न्यायालय को फॉलो करना है। हमने आपसे कहा ये सिर्फ बातें ही हैं कि न्यायालय सब कुछ ठीक करेगा। न्यायालय सब कुछ तभी तक ठीक करेगा जब तक न्यायालय कैसे करेगा इस तरीके को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार से, ऑब्जेक्टिव तरीके से, यानी सैद्धांतिक प्रकार से नियमों को निर्धारित कर दिया जाएगा और न्यायालय को बाध्य किया जाएगा कि वो इसी प्रकार से अपना काम करे, तभी न्यायालय ठीक काम करेगा, अदरवाइज न्यायालय भी ठीक काम नहीं करेगा। उसका कारण ही यही है
ये सिर्फ बातें हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट कुछ नहीं डिसाइड करता है, अंततः आदमी डिसाइड करता है, आदमी। और आदमी विश्वास के योग्य नहीं। ये कानून के क्षेत्र में यही कहा जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्रों में कहा जाता नहीं कि आदमी बहुत बढ़िया, वो भी ठीक है, लेकिन जिस संदर्भ में बात चल रही है इसमें संभावना इस बात की है, क्योंकि अधिकांश लोग आदमी के तौर पर जो दुनिया में रह रहे हैं वो बढ़िया नहीं है, और संभावना इस बात की अधिक है कि उन्हीं में से न्यायालय में पीठासीन कोई ना कोई होगा। तो इसलिए न्यायालय इस पर भी बाध्यताएं यह अधिरोपित की गई कि ठीक है, ऐसा आवेदन आपके सामने आ गया, लेकिन फिर भी आप उन व्यक्तियों को सूचना दो जो अवैध की जो संपत्ति है या उसकी जो देख रेख है उसमें हित रखते हैं, क्योंकि वो लोग सबसे बेहतर लोग हो सकते हैं जो आकर ये बताएंगे कि जो प्रस्थापित संरक्षक है ये किस हद तक अवैध के हित में काम करेगा और किस हद तक अवैध के हित में काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर अवैध इसका कोई संरक्षक ऑलरेडी नियुक्त है किसी प्राधिकारी द्वारा, ठीक है ना, मुकदमा अवैध पर नहीं आया है, लेकिन फिर भी अवैध की संपत्ति और अवैध का जो शरीर है उसकी देखरेख और उसके संरक्षण है, तो कोई संरक्षक पहले से ही नियुक्त है, दुर्घटना हुई, माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, अवयस्क बच्चे हैं, माता पिता इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्री चलनी भी है और इंडस्ट्री की देनदारियां भी हैं, लेनदारियां भी हैं, देनदारियां भी हैं, और आगे इंडस्ट्री को चलना भी है। अवयस्क कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, दादी बाबा, चाचा चाची, ताऊ बुआ, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज में अनेकों उदाहरण हैं कि आदमी गया और बस बात खत्म हो गई। उसके बाद माँ बाप यानी दादी बाबा, उनका लगाव भी जो वर्तमान में बेटे और उनके परिवार जीवित हैं उनके प्रति अधिक हो सकता है, ठीक है, और इनके प्रति कतई नहीं हो सकता, यह भी संभव है और यह भी संभव है कि सबका लगाव बराबर हो। फिर भी आखिर सब में से किसकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि इंडस्ट्री तो चलनी है, इंडस्ट्री तो नहीं रुक सकती, और अगर रोक दी तो अब इसका और बुरा, ठीक है। तो कोई मुकदमा अब इसके खिलाफ नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, लेकिन फिर भी संरक्षक की नियुक्ति आवश्यक हो रही है, ठीक है, नहीं तो चले कैसे, ठीक है। तो आपका हम लोगों ने पढ़ा है हिंदू गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, ठीक है ना, इसके अलावा भी लिखा है कि जो यहां नहीं दिया गया है वो दूसरे अधिनियमों में अगर दिया गया तो वो लागू हो जाएगा। सारी चीजें जब बात होगी उस पर बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुकदमा नहीं आया, फिर भी गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, अवैध के शरीर और अवैध की संपत्ति, ये दोनों के लिए किसी संरक्षक की नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। और उस संरक्षक की नियुक्ति अगर हुई और अवैध पर फिर मुकदमा आ गया, तो अगर आपने
इन्हीं को संरक्षक प्रस्थापित किया है, ठीक है, तब तो इन्हें सूचना देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इन प्रस्थापित संरक्षक अलग है, प्रस्थापित संरक्षक अलग है और ये लोग अलग है। तो इन्हें सूचना देना जरूरी है, क्योंकि दीज आर द पर्सन जो सबसे बेहतर ये बताएंगे कि प्रस्थापित संरक्षक की क्या पोजीशन है अवयस्क के संबंध में, और आखिर इन्हीं को क्यों ना अपॉइंट कर दिया जाए। आगे कहेगा कि सामान्य क्रम यही होगा कि ये अगर पहले से नियुक्त है किसी प्राधिकारी के द्वारा शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए कोई संरक्षक अवयस्क का नियुक्त है, उसी को बनाएंगे, या माता पिता, नैसर्गिक पिता नैसर्गिक माता, इनको सूचना दी जाएगी, क्योंकि संभव यह भी है कि नैसर्गिक पिता और माता मौजूद हो, फिर भी अवयस्क के संरक्षक की नियुक्ति इसे करने की जरूरत हो जाए। रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं कि सगे मां बाप ने, ठीक है, दूसरी शादियां कर ली, अपना कुछ कर लिया, बच्चे छोड़कर चले गए, तो उस बच्चे के लिए मां बाप के जीवित रहते संरक्षक की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी दशाओं में आखिर मां बाप की बात तो सुनी जानी चाहिए। आप मां बाप के जीवित रहते किसी अवयस्क के संरक्षक के लिए आवेदन कर रहे हो और किसी और व्यक्ति को, तो इंफॉर्मेशन तो उन तक जानी चाहिए, उनके आक्षेप सुने जाएंगे। यही लिखा उसने कि तब तक अवयस्क के संरक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक उस व्यक्ति को, ठीक है, जो पहले से किसी प्राधिकारी की ओर से अवयस्क के लिए संरक्षक नियुक्त है, या उसके माता पिता को, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो अवयस्क की देखरेख जो वर्तमान में कर रहा है, आखिर कोई तो है जो वर्तमान में उसकी देखरेख कर रहा है, तो जब तक उस व्यक्ति को सूचना न कर दी जाए, और खाली सूचना करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सूचना हमेशा की जाती किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो जब तक उन्हें सूचना न कर दी गई हो और जब तक उनके द्वारा किए गए आक्षेपों को, यानी ऑब्जेक्शंस को सुन न लिया गया हो, तब तक अवयस्क के लिए उस प्रस्थापित व्यक्ति को वादार संरक्षक अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सुन न लिया गया, इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय के डिस्क्रिप्शन को डिस्टर्ब नहीं किया, वो अभी प्रस्थापित संरक्षक को संरक्षक नियुक्त करने का निर्णय ये भी कर सकते हैं, और न सुन नियुक्त करने का निर्णय ये भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ इतना ही कहा कि आक्षेपों को सुन न लिया गया हो। आगे कहता है, यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह अवयस्क को भी उपनियम 4 के अधीन सूचना दे सकेगा। न्यायालय ठीक समझे मीनिंग देयर बाय अवयस्क स्वयं इतना वयस्क हो गया है कि अब उसे सिर्फ तकनीकी तौर पर अवयस्क कहा जा सकता है। भाई 365 दिन एक साल में होते हैं, वो 17 साल 363 दिन का हो गया, 2 ही दिन तो कम है। 2 दिन बाद कौन सी ऐसी अकल फट पड़ेगी जो आज उसके पास नहीं है, ठीक है ना। जब वो स्वयं सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर अवयस्क कहा जा सकता है। जब निर्भया केस के बाद बात ये चली थी तो अब कहा 16 से 18, ठीक है, जुवेनाइल, ठीक है, 18 तक हम मानेंगे, लेकिन 16 से लेकर 18 तक का ये जो व्यक्ति है इसे हम जुवेनाइल तो मानेंगे, लेकिन उतने फायदे नहीं देंगे जितने 16 से नीचे वाले जुवेनाइल को मिलेंगे। उसका कारण ये है कि ये सिर्फ तकनीकी तौर पर जुवेनाइल कहा जा सकता है, अदरवाइज ये
अब कार्यों की प्रकृति, whatever he is going to do, ठीक है, he know very well the nature of that act. ये नहीं कह सकते आप कि उसने नासमझी में कुछ कर दिया है, इसलिए हम सुविधा तो देंगे लेकिन उतनी नहीं। 16 से नीचे जो बच्चा कोई अपराध करेगा तो उसका मुकदमा कहां चलेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यहां सभी जगह, यहां आप अगर देखेंगे तो वो बोर्ड न्यायालय नहीं लगता है, ना उसे न्यायालय जैसा रखा जाएगा, वो ऑफिस ऐसा लगता है। जो 16 से नीचे जुवेनाइल है उसे जेल में नहीं रखेंगे, उसके लिए अलग जुवेनाइल जेल, जिन्हें किशोर सदन आदि कहा जाता है, उसमें रखे जाएंगे। किशोर सदन यहां है भी नहीं, बरेली रखते हैं। उसे कैदियों के कपड़े नहीं दिए जाएंगे, वो बढ़िया पैंट शर्ट चक्की पहन के आया करते हैं, यहां आते हैं, ठीक है। तो प्रक्रिया ये अलग हो जाएगी। और ये तो लिखत पढ़त में, ठीक है ना। और व्यवहार में जो चलता है वो तो इतनी बुरी पोजीशन है कि आप यहां जाएंगे तो पहली बात तो आपको अधिकारी जो होगा वो ढूंढे ही नहीं मिलेगा, ठीक है, वो बैठे ही नहीं होगा वहां। पूरा बोर्ड चल रहा होगा पेशकार और बाबुओं के दम पर, और हर मामले में प्राइवेट काउंसिल हो जरूरी नहीं होता, सरकारी वकील अभियोजन की ओर से होगा, वो ले लेगा पैसे और बाहर खड़े होकर पिएगा बीड़ी। पेशकार भी पैसे लेकर बैठा होगा और गवाह कहे कुछ ना होगा, लिखा कुछ जाएगा, ठीक है। क्योंकि गवाह को भी अंदाजा नहीं होता कि थोड़ी सी बात बदलने पर क्या स्थिति बनेगी। उसने कहा हमें याद नहीं है, ठीक है, हमने उससे कोई सवाल किया, उसने कहा हमें याद नहीं है। हमने कहा लिखो कि मुझे नहीं मालूम, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम। अब मुझे नहीं मालूम और मुझे याद नहीं है, इन बातों में जबरदस्त फर्क है। और ये बातें केवल एक ठीक ठाक वकील समझ सकता है, मूर्ख वो भी नहीं। वो भी कह देगा अरे इसमें क्या फर्क है, ठीक है, याद नहीं और नहीं मालूम, बात तो एक ही है, एक नहीं है। तो जो व्यवहार में स्थिति है बोर्ड्स की, वो तो बहुत ही खराब है, वो तो बहुत ही खराब है। और बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आप बनेंगे तो आप समझ लो खुद ही कितना कानून का ज्ञान है, ठीक है। तो ये रखा, पहले क्या था, निर्भया से पहले चाहे जो कुछ जुवेनाइल कर दे, बेदर वो कत्ल कर दे, तो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष उसका मामला चलेगा और बड़ी आसानी से वो बच जाता था। और सजा सिर्फ 3 साल, वो भी हो जाए तो। इस परिस्थिति में हो ही नहीं पाएगी, और हो भी जाए तो 3 वर्ष। इसका उपयोग आतंकवादियों ने किया, इसका उपयोग आतंकवादियों ने किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अनुच्छेद 21 तो सबको उपलब्ध है भारत में, अनुच्छेद 14 तो सबको उपलब्ध है भारत में, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। आमिर अजमल कसाब, ठीक है, साबित नहीं किया जा सका वो जुवेनाइल है। अगर साबित हो जाता तो कुछ ना होता। उन्होंने जुवेनाइल्स को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। कश्मीर में आप देखते थे ये अखबार, ये सारी चीजें आज छपा है अखबार में, हमने देखा है कि जुकरबर्ग ने माफी मांगी है, बड़ा हेडलाइंस में छपा है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी कि कुछ सेकंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो डाली थी रील अभी प्रदर्शन के संबंध में, वो कुछ मिनट के लिए हमने जानबूझकर हटाई थी और इसके लिए हमें मोटा पैसा मिला था, ये स्वीकार किया।
ये बहुत बड़ी खबर है। और मोटा पैसा इस बात के लिए मिला था कि कुछ विशेष कंटेंट, ठीक है, एल्गोरिदम के माध्यम से हम ज्यादा रीच तक पहुंचाएं, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस बात के लिए मोटा पैसा मिला था। तो आप उन षड्यंत्रों का, ठीक है, विचार ही नहीं कर सकते जो इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं। भाई ये जो कश्मीर में छपता था, कश्मीर में क्या बच्चों को, महिलाओं को आगे कर दिया। अब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी क्या करें, ठीक है, उन पर बल प्रयोग करें तो अखबार और बेवकूफ जनता वो हंगामा करेगी, और न करें तो फिर स्थिति बहुत खराब बनेगी। जुवेनाइल से अपराध करा रहे, जुवेनाइल से, अब आप करिए। इसलिए फिर संशोधन किया और 16 से 18, उन्होंने कहा 16 से 18 अगर ये स्थिति है आयु की, तो फिर मुकदमा चिल्ड्रन कोर्ट में चलेगा, चिल्ड्रन कोर्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में नहीं चलेगा, फिर चिल्ड्रन कोर्ट में चलेगा। चिल्ड्रन कोर्ट की ताकत किसे होती, जो पास्को न्यायालय होता है उसी को चिल्ड्रन कोर्ट की ताकत रहती, और वहां प्रक्रिया वैसे ही चलती है जैसे सामान्य चलती है। बस फर्क इतना आ जाएगा कि अगर जुवेनाइल दोषी पाया गया जो 16 से 18 वर्ष की आयु का है, तो मृत्यु दंड के सिवाय सारे दंड दिए जा सकेंगे, ठीक है, मृत्यु दंड के सिवाय, ठीक है। इसका मतलब 20 साल का कारावास, शायद आजीवन भी लिखा है, शायद आजीवन भी लिखा है, जहां तक हमें ध्यान नहीं है क्योंकि दिन हो गए है, आजीवन लिखा है। आजीवन कारावास और मृत्यु दंड दो चीजें नहीं देंगे, ठीक है, तभी 20-20 साल की सजा देते हैं, ठीक है, तो 20 साल की तो देंगे, आजीवन नहीं देंगे, मृत्युदंड नहीं देंगे। तो इन चीजों का उपयोग कैसे किया जाता है वो लोग खूब जानते हैं, जिन्हें उन्हें तोड़ना है। इसीलिए यहां लिखा 4A में है कि अगर न्यायालय उचित समझ रहा है, ठीक समझे, तो ठीक वो कब समझेगा, जो अवैध 2 साल का है तब थोड़ी ठीक समझेगा भाई, तब वो तो ठीक समझने का मतलब ही क्या है। लेकिन अगर तकनीकी तौर पर सिर्फ अवैध को अवैध कहा जा सकता है, तो न्यायालय इस बात को ठीक समझेगा कि अवैध को भी सूचना दी जाए। वो आके बताएगा कि जो प्रस्थापित संरक्षक, उसके लिए अपॉइंट कर देने की कोशिश चल रही है, वो बाद में विवादग्रस्त जो बातें हैं, ठीक है, उनमें जो अवैध का हित है, उसके विरोध में कोई हित ये तो नहीं रखता है, क्योंकि तब तो वो बस सिर्फ कहने भर को अवैध का बचा है, अदरवाइज तो अवैध है नहीं। तो ये कहता है 4A में, और 5 कह रहा है कि एक बार उपरोक्त तरीके से नियुक्ति अगर कर दी गई संरक्षक की, तो या तो संरक्षक अब निवृत्त हो जाए, यानी रिटायर हो जाए, या इस्तीफा दे दे, ठीक है, या मर जाए, तब तो बात अलग है, तब तो दोबारा संरक्षक की नियुक्ति इसे करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो अब संपूर्ण मुकदमे में अवैध के हित का प्रतिनिधित्व ऐसा संरक्षक करता रहेगा, और उसकी उपस्थिति में जितने प्रकार के काम किए जाएंगे वे अवैध के विरुद्ध पूरे प्रभाव से लागू होंगे। कह रहा जो व्यक्ति अवैध के लिए बाधार संरक्षक उपनियम 1 के अधीन नियुक्त किया गया है, यदि उसकी नियुक्ति का पर्यवसान, निवृत्ति, हटाए जाने या मृत्यु के कारण न हो गया हो, तो वह उस वाद में उद्भूत होने वाली सभी कार्यवाहियों के पूरे दौरान में, जिनके अंतर्गत अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय में की गई कार्यवाहियां और डिग्री के निष्पादन की कार्यवाहियां भी आती हैं, उसी हैसियत में बना रहेगा। यानी अपील अगर होती है तो भी नया संरक्षक नियुक्त करने की जरूरत नहीं, रिवीजन होता है तो भी नया संरक्षक नियुक्त करने की जरूरत नहीं, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो भी नया संरक्षक नियुक्त करने की जरूरत नहीं। सभी प्रकार की कार्यवाहियां इस संरक्षक की उपस्थिति में की जा सकेंगी।
आगे कहता है 3 का, अवेश के विरुद्ध डिग्री का तब तक अपास्त न किया जाना जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो। यानी ठीक है, बाजार संरक्षक की नियुक्ति उस तरह नहीं हुई, लेकिन नियुक्ति तो करनी पड़ेगी। बाजार संरक्षक नियुक्त हुए बिना कोई डिग्री उसके विरुद्ध पारित नहीं की जाएगी, और अगर पारित की गई है तो उस डिग्री का कोई प्रभाव नहीं है। ये तो एकदम सीधी बात है। लेकिन अगर नियुक्ति थी बाजार संरक्षक की, लेकिन नियुक्ति गलत व्यक्ति की थी। गलत व्यक्ति की कैसे? ऊपर यह कहा गया कि जो प्रस्थापित संरक्षक होना चाहिए उसका कोई हित बाद में विवादग्रस्त बातों में अवेश के हित के विपरीत यह नहीं होना चाहिए, और अगर है तो प्रस्थापित संरक्षक वो व्यक्ति जो बताया गया है वो संरक्षक हो नहीं सकता। और इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उन्होंने आगे कहा था कि आप उन लोगों को सूचना जरूर देंगे, उनके ऑब्जेक्शंस को जरूर सुनेंगे जो पहले से या तो अवेश की देखरेख कर रहे हैं, या उनके पिता या माता हैं अवेश के, या फिर अवेश के संरक्षक के तौर पर पहले से काम कर रहे हैं। उन्हें सूचना आप जरूर देंगे। लेकिन इन सब सावधानियों के बावजूद ऐसा व्यक्ति जिसका हित बाद में विवादग्रस्त जो बातें थी उनमें जो अवेश का हित था उसके विरोध में था, वो व्यक्ति संरक्षक अपॉइंट हो गया। इस सब के बावजूद और मुकदमा चला और उसने गड़बड़ की है, जानबूझकर उपेक्षा की अवेश के हित की प्रतिरक्षा में, या कपट किया और अवेश को नुकसान होने दिया, तो आगे के प्रावधान कहेंगे कि बेकार, कुछ नहीं, उन आदेशों का कोई मतलब होगा ही नहीं जो इस प्रकार अवेश के बाजार संरक्षक और अन्य लोगों ने मिलकर अवेश के हित के विरुद्ध प्राप्त कर लिए हैं। और अगर बाजार संरक्षक की नियुक्ति है ही नहीं तब तो डिग्री को लागू ही नहीं होना है, तब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन नियुक्ति है, गलत आदमी की है, नियुक्ति है और गलत आदमी की है। लेकिन गलत आदमी ने गलत ढंग से काम नहीं किया है। आदमी गलत था, सही है, लेकिन उसने गलत ढंग से काम नहीं किया है। संभव है, यह भी संभव है कि गलत आदमी किसी भी क्षण ठीक हो गया हो, यह भी संभव है, क्योंकि कोई किसी भी क्षण अपने में परिवर्तन ले ही आता है। कोई किसी क्षण परिवर्तित हो सकता है, कोई भी किसी भी क्षण। परिवर्तन कोई युगों में नहीं घटता, वो तो सेकंडों में घटता है, और परिवर्तन उसमें आ गया। ये चलिए परिवर्तन स्थायी तौर पर नहीं आया, लेकिन कोई बात हुई जिसके कारण उसने अवेश के हित के विरुद्ध हित रखते हुए अवेश के हित के विरुद्ध काम नहीं किया। तो हम तो सुरक्षा सिर्फ अवेश के हित की करना चाहते थे, इसीलिए गलत आदमी को अवेश का संरक्षक नियुक्त नहीं होने देना चाहते थे। तो इससे क्या फर्क पड़ा कि गलत आदमी अवेश का संरक्षक नियुक्त हो गया? उसने गलत काम तो नहीं किया। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर डिग्री को अपास्त करने की जरूरत क्या है? दोबारा से हम न्यायालय का समय और पक्षकारों का पैसा दोनों सिर्फ इसलिए बर्बाद करवाए हैं
कि गलत आदमी की नियुक्ति हो गई थी, तो ये तो कोई समझदारी से भरी बात ये तो नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने नियम 3 में कहा कि अवैध के विरुद्ध पारित कोई डिग्री केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जाएगी, केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जाएगी कि अवैध के वाद के लिए वाद मित्र या संरक्षक वाद की विषय वस्तु में अवैध के हित के प्रतिकूल को हित रखता है, केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जाएगी। किंतु यह तथ्य कि वाद के लिए वाद मित्र या संरक्षक के ऐसे प्रतिकूल हित के कारण अवैध के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, डिग्री अपास्त करने के लिए आधार होगा। ठीक है, केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जाएगी। खाली आप यही कह रहे हो कि गार्जियन जो अपॉइंट हुआ उसका हित अवैध के हित के विरोध में था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी प्रदर्शित तो करो कि डिग्री पास ही इसी कारण हो गई है क्योंकि इनका हित अवैध के हित के विरोध में था, इसलिए इन्होंने जानबूझकर डिग्री अवैध के खिलाफ करा दी, तब ये डिग्री को अपास्त करने के लिए आधार होगा, अदरवाइज ये आधार नहीं होगा। आगे कहता है, इस नियम की कोई बात अवैध को वाद के लिए वाद मित्र या संरक्षक की ओर से ऐसे अवचार या घोर उपेक्षा के कारण जिसके परिणाम स्वरूप अवैध के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, विधि के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने से प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, डिग्री आपने अपास्त कर दी, लेकिन अवैध को जो नुकसान हो गए, ठीक है, डिग्री के पारित होने से वो नुकसान, उसके बाबत क्षतिपूर्ति वो तो अवैध को मिलनी चाहिए। तो उपनियम एक अधूरा रह जाएगा अगर सिर्फ डिग्री को पास करने की बात वहां की जाएगी। इसलिए उपनियम 2 भी बनाया और उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध जिसका वादार संरक्षक ऐसा था कि उसके हित के विपरीत हित रखने के कारण उसके विरुद्ध डिग्री पारित करवा रहा था, तो डिग्री के पारित हो जाने से अगर अवैध को कोई भी नुकसान हुआ है और उस नुकसान के अगेंस्ट कोई भी अनुतोष कानून में उपलब्ध है, तो अवैध उसे, ठीक है, इस संरक्षक के विरुद्ध प्राप्त कर सकेगा, उसमें भी कोई रुकावट नहीं होगी। अब कहता है, कौन वाद मित्र की हैसियत में कार्य कर सकेगा या वादार संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। अब उस व्यक्ति की विशेषताएं बता रहे, जो गार्जियन अपॉइंट हो सकता है। कहता है, जो व्यक्ति स्वस्थचित्त है और वयस्क है वह अवैध के वाद मित्र या वादार संरक्षक के हैसियत में कार्य कर सकेगा। आपसे यही पूछ देते हैं कि क्या एक अवैध दूसरे अवैध का वादार संरक्षक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि व्यक्ति स्वस्थचित्त होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए, और अवैध के वाद मित्र या वादार संरक्षक, ठीक है, तभी वो बन सकेगा, अदरवाइज वो स्वयं अवैध का तो फिर हो ही नहीं सकता। कहता है, परंतु ये तब जबकि ऐसे अवैध का हित ऐसे व्यक्ति का हित अवैध के हित के प्रतिकूल न हो और वाद मित्र की दशा में वह प्रतिवादी न हो या वादार संरक्षक की दशा में वह वादी न हो। ठीक है, उलट गया मामला। हम लोगों ने शायद पहले कह दिया था कि जब वो फाइल करेगा तो संरक्षक और वो ऐसे, यहां पर उन्होंने कह दिया कि परंतु ये तब जबकि ऐसे व्यक्ति का हित अवैध के हित के प्रतिकूल न हो, ये तो बात ठीक है, और वाद मित्र की दशा में वह प्रतिवादी न हो। ठीक है, बात वही बनी रही। वाद मित्र की दशा में यानी अगर मुकदमा स्वयं अवैध लाया है, ठीक है, तो वाद मित्र की सहायता से लाएगा। ठीक है, तो ये वाद मित्र जो अवैध के लिए मुकदमा लाया, ये स्वयं प्रतिवादी न हो। ठीक है, खुद ही तुम प्रतिवादी हो, खुद ही वाद मित्र बन के अवैध की ओर से मुकदमा ले आए, ऐसा ना हो। ठीक है, और प्रतिवादी की दशा में
ठीक है, तुम वादार संरक्षक भी अपॉइंट हो जाना चाहते हो अवैध के, और खुद ही वादी हो, ठीक है, अवैध के खिलाफ खुद ही मुकदमा लाए हो और खुद ही उसके संरक्षक बन जाना चाहते हो, यह भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी वादी या प्रतिवादी स्वयं अवैध के वादार संरक्षक या वाद मित्र ये नहीं हो सकते, कोई और ही व्यक्ति होगा, ठीक है। और जो अन्य व्यक्ति होगा वो कैसा होना चाहिए? स्वस्थ चित्त और वयस्क। कैसा? जहां अवैध का ऐसा संरक्षक है। आ गई वही बात कि नॉर्मली अगर पहले से संरक्षक नियुक्त है तो उसी को संरक्षक नियुक्त किया जाएगा नॉर्मली। हां, अगर न्यायालय उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा समझता है कि उन व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति संरक्षक होना चाहिए, तो न्यायालय की इस शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि वो वादार संरक्षक या वाद मित्र की वादार संरक्षक की नियुक्ति अन्य व्यक्ति के रूप में कर सके। इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। ये नॉर्मल कोर्स यही होगा कि अगर पहले से कोई संरक्षक नियुक्त चला आ रहा है तो उसी को संरक्षक नियुक्त कर देंगे। ये ऐसे पूछा जाता है कि सदा और सर्वदा वो व्यक्ति जो पहले से अब इसके शरीर और संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त चला आ रहा है उसे ही अब इसके हित की रक्षा के लिए वादार संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। ये कथन सत्य है या सत्य है? ये ऐसे पूछा जाता है और आप खूब सत्य लगाते हैं और फटाफट गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहां कहता है जहां अवैध का ऐसा संरक्षक है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है, वहां जब तक कि न्यायालय का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ये विचार न हो कि अवैध का इसमें कल्याण है कि दूसरे व्यक्ति को उसके वाद मित्र की हैसियत में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाए या उसको वादार संरक्षक नियुक्त किया जाए, ऐसे संरक्षक से भिन्न कोई व्यक्ति यथा स्थिति ना तो इस प्रकार कार्य करेगा और ना इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा। यानी जो भाषा लिखी है वो ये कह रही है कि नॉर्मल कोर्स ये रहेगा कि अगर पहले से कोई संरक्षक अपॉइंट चला आ रहा है तो उसे ही संरक्षक रखेंगे, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर न्यायालय का ये विचार है लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से कि जो पहले से नियुक्त चला आ रहा है उसे ही संरक्षक या नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त करने में अभ्यस्त का कल्याण नहीं है, तो वो किसी अन्य व्यक्ति को भी संरक्षक या वाद मित्र नियुक्त कर सकता है। और जो भी संरक्षक या वाद मित्र नियुक्त होगा वो बहुत सारी बातों के लिए दायित्व के अधीन हो सकता है। इसलिए सिर्फ न्यायालय का आदेश नहीं, क्योंकि न्यायालय अपने आदेश से किसी को भी कुछ भी करने को मजबूर नहीं कर सकता। व्यक्ति अपने संबंध में कानून की सीमा में रहते हुए निर्णय करने को पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है। कानून की सीमा के बाहर जाकर हम कुछ भी करने का निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन कानून की सीमा के भीतर हमें कोई नहीं बता सकता कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पक्षकार जो संविदा तय करेंगे या संविदा के निबंधन तय करेंगे उनमें हस्तक्षेप करने का, यानी पक्षकार क्या संविदा करेंगे इससे कोई मतलब नहीं है न्यायालय को। वो संविदा कैसे करेंगे इससे मतलब है न्यायालय को। और कौन सी संविधाएं पक्षकार नहीं करेंगे इससे मतलब है न्यायालय को। कानून की सीमा में रहते हुए हम सब कुछ करने को स्वतंत्र हैं। तो अगर ये व्यक्ति जो वादार संरक्षक नियुक्त किया गया ये सिर्फ न्यायालय के आदेश से नियुक्त हो जाए तो जब भी दायित्व का सवाल आएगा तो ये कह देगा हमें तो हमारी इच्छा के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। और फिर इसे साबित करना कि इसे इसकी इच्छा से नियुक्त किया गया था ये एक बड़ी कठिनाई होगी। और जब तक ऐसा न किया जा सके तब तक इसे इसके कार्यों के लिए दायित्व के अधीन लाया नहीं जा सकता।
इसलिए उपनियम 3 बना दिया। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति अपनी लिखित सहमति के बिना, ओरल भी नहीं, लिखित सहमति के बिना वादार संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी प्रतिवादी नेक्स्ट वाद मित्र तो स्वयं वादी के लिए मुकदमा लाएगा ही, तो वही सारी बातें हो जाएंगी। जब अवैध का प्रतिवादी है तब वादार संरक्षक की जरूरत होगी, और उस दशा में ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वादी के तौर पर अवैध का आया तो कुछ मांगने आया है, और प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिवादी के तौर पर अवैध के सामने है तब उसके विरुद्ध कुछ मांगा जा रहा है, तब ज्यादा सावधानी की जरूरत है। तो कहता है लिखित सहमति के बिना। अच्छा, अब यह भी हो सकता है कि कोई स्वस्थ चित्त वयस्क व्यक्ति जिसका हित अवैध के हित के विरोध में न हो, वादार संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए तैयार और रजामंद हो ही ना, तब क्या करें? ठीक है ना, जरा एक्सेप्शनल सिचुएशन है, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी थोड़ी है, और एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए व्यवस्था इसे करके रखना, यह प्रक्रिया विधि की जरूरत है। तो कह रहा है जहां वादार संरक्षक की हैसियत में कार्य करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति योग्य और रजामंद नहीं है, अन्य व्यक्ति योग्य और रजामंद नहीं है, या तो एलिजिबल नहीं है, और ये एलिजिबल है तो तैयार नहीं, वादार संरक्षक की हैसियत से कार्य करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो पक्षकार नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति योग्य और रजामंद नहीं है, वहां न्यायालय अपने अधिकारियों में से किसी को ऐसा संरक्षक होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और निर्देश दे सकेगा कि ऐसे संरक्षक की हैसियत में अपने कर्तव्यों के पालन में ऐसे अधिकारी द्वारा उपगत खर्चे या तो वाद के पक्षकारों द्वारा या पक्षकारों में से किसी एक या अधिक के द्वारा न्यायालय में की किसी ऐसी निधि में से जिसमें अवैध का हितबद्ध है या अवैध की संपत्ति में से दिए जाएंगे, और ऐसे खर्चों के प्रतिसंधाय या उनके अनुज्ञात किए जाने के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा जो न्याय और मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो। अगर कोई व्यक्ति तैयार और रजामंद नहीं है तो न्यायालय पहली बात अपने किसी अधिकारी को अवैध की प्रतिरक्षा के लिए नियुक्त करेगा। अब जब अवैध की प्रतिरक्षा के लिए उसका अधिकारी नियुक्त हो जाएगा तो अवैध की प्रतिरक्षा में जो खर्चे होंगे, वकील अपॉइंट होगा, हो सकता विलंब कारित करने के लिए खर्चा पड़ जाए, हो सकता किसी और बात के लिए खर्चा पड़े, कोई एप्लीकेशन लगानी होगी तो उस पर टिकट जाएगा, सारी चीजें होंगी। तो इस अधिकारी द्वारा जो उपगत खर्चे हैं उनके बाबत न्यायालय बताएगा कि या तो अवैध की संपत्ति में से या न्यायालय की कोई ऐसी निधि जिसमें अवैध हितबद्ध है। ठीक है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस सिविल नहीं है कि ऐसी कौन सी निधि हो सकती है, लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा जा रहा है वहां तक न्यायालय कई बार कुछ धनराशियां जमा करने की ठीक है कुछ धनराशियां जमा करने की आज्ञा ये देता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे टीपीएम तो सेक्शन 57 आएगा, तो वहां भी कुछ धनराशि जमा कराते हैं, तो न्यायालय की निधि मानी जा सकती है जिसमें अवैध का हितबद्ध है। ठीक है, उसमें से ठीक है, या फिर पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या दोनों के द्वारा, जो भी न्यायालय उचित समझे, ऐसे खर्चों के प्रतिसंधाय, यानी पहले अधिकारी ने कर दिए अब उसे दिलाए जाने, ठीक है, या अनुज्ञात करने, यानी पहले न्यायालय की इजाजत और फिर खर्चा करना, दोनों बातों को करने के लिए न्यायालय उचित आदेश और निर्देश पारित कर सकेगा। ठीक है, आगे 5, ठीक है, सब रूल 5 कह रहा है वाद मित्र या वादार संरक्षक द्वारा अवैध का प्रतिनिधित्व
अब पूरे बाद में उसी के द्वारा किया जाएगा। अवयस्क की ओर से ऐसा आवेदन जो नियम 10 के उपनियम 2 के अधीन आवेदन से भिन्न है। ठीक है, नियम 10 इसी ठीक है आदेश का कह रहा है और वो हटाए जाने आदि से संबंधित है। ठीक है, तो वो तो गार्जियन का अपना निर्णय या न्यायालय का आदेश है कि उसे हटा दिया जाएगा। तो कह रहा है अवयस्क की ओर से हर ऐसा आवेदन जो नियम 10 के उपनियम 2 के अधीन आवेदन से भिन्न है उसके बाद मित्र या उसके बाद संरक्षक द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, स्वयं को हटाने के लिए आवेदन कोई खुद थोड़ी करेगा। ठीक है, स्वयं हट जाने के लिए आवेदन तो करेगा कि भाई हमें हम नहीं रहना चाहते लेकिन हटाए जाने के लिए आवेदन, ये थोड़ी वो करेगा। ठीक है, तो अवयस्क की ओर से बाधार संरक्षक ही हमेशा काम करेगा उन दशाओं को छोड़कर जो इस आदेश के आदेश 10 नियम 2 में उल्लिखित हैं। उनको छोड़कर प्रत्येक आवेदन अवयस्क की ओर से बाधार संरक्षक या बाद मित्र की ओर से ही किया जाएगा। कहता जहां अवयस्क का प्रतिनिधित्व तो यथास्थिति बाद मित्र या बाधार संरक्षक द्वारा नहीं हुआ है वहां हर आदेश जो न्यायालय के समक्ष के बाद में या आवेदन पर किया गया है और जिससे ऐसा अवयस्क किसी प्रकार संबंधित है या जिसके द्वारा उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है अपास्त किया जा सकेगा और उस दशा में खर्चे सहित अपास्त किया जा सकेगा जिसमें उस पक्षकार का जिसकी प्रेरणा पर ऐसा आदेश अभिप्राप्त किया गया था प्लीडर ऐसी अवयस्कता के तथ्य को जानता था यह युक्त रूप से जान सकता था जो खर्चा उस प्लीडर द्वारा दिया जाएगा। ये नहीं है, पता नहीं था कि इस आदेश के लिए आवेदन अवयस्क के बाधार संरक्षक या बाद मित्र इतना नहीं किया है या यही नहीं मालूम था या अवयस्क मतलब बाधार संरक्षक या बाद मित्र की ओर से आवेदन नहीं है और कोई आदेश अवयस्क के खिलाफ हो गया तो वो आदेश तो लागू नहीं ही होना है। ठीक है, अपास्त किया जा सकेगा जब भी आवेदन कर देगा अवयस्क को अपास्त किया जा सकेगा। यहां जा सकेगा को जाएगा की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, जा सकेगा सिर्फ इसलिए लिख दिया गया कि जब आप अवयस्क आवेदन करेगा तभी तो पता लगेगा, नहीं तो पता ही कैसे लगेगा। पता लग जाता तो न्यायालय गलत काम करता ही क्यों। ठीक है, तो जब पता लगेगा तब यहां मेको शेल की तरह पढ़ लेंगे। अच्छा, और अगर किसी पक्षकार की प्रेरणा पर यह प्राप्त किया गया है आदेश या किसी प्लीडर ने जानबूझकर जो अवयस्क की अवयस्कता के तथ्य को जानता था यह आदेश प्राप्त कर लिया बिना बाधार संरक्षक या अवयस्क के बाद मित्र के द्वारा आवेदन किए जाने के उसके बिना ही प्राप्त किया तो फिर इस आदेश को तो अपास्त करेंगे ही, साथ ही खर्चा जो कास्ट ये भी लगाई जाएगी उस पक्षकार और प्लीडर। ठीक है, तो कुल मिलाकर अवयस्क के खिलाफ कोई भी आदेश बाधार संरक्षक या बाद मित्र के बिना हो नहीं सकता। ठीक है, शेष बात कल करेंगे और उम्मीद है कि कल इसे समाप्त कर